Good afternoon, students. Today we are going to discuss antimicrobials. In the unit of gastrointestinal agents, we have already discussed acidifying agents, antacids, cathartics. So today we will start antimicrobial agents. एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो हमने करने हैं उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे? मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, कुछ एजेंट्स हैं फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम, आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशंस, जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. देन व्हाट आर एंटीमाइक्रोबियल्स? एंटीमाइक्रोबियल्स आर आल्सो कॉल्ड टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स in inorganic chemistry, and these are the agents which kill microorganisms or stop their growth. मतलब उस तरह के एजेंट्स जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करते हैं या उसको मार देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है हमारे पास? किसी भी तरह का बैक्टीरिया है, वायरस है, स्पोर्स हैं, फंगस है, उनके अगेंस्ट जो एक्ट करे. उसमें कुछ टर्म्स आती हैं, फॉर एग्जांपल डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? दीज आर द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स दैट आर अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट आर लिविंग ऑन द ऑब्जेक्ट. मतलब उस तरह के एंटीमाइक्रोबियल्स जिनको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी और तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए. राइट? यूजुअली क्या होता है डिसइंफेक्टेंट्स के केस में? इट डज नॉट नेसेसरली किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिसइंफेक्शन से हम किल नहीं कर पाते हैं. कई बार जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं दे आर वेरी रेजिस्टेंट, सो वो जो है नहीं मरते, लेकिन एक्टिव बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं. देन सेकंड टर्म इज एंटीसेप्टिक्स. एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? दीज आर द एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस दैट आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू और स्किन टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ इंफेक्शन, सेप्सिस और प्यूट्रिफिकेशन. मतलब डिफरेंस क्या है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में? डिसइंफेक्टेंट्स वर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सरफेस. एंटीसेप्टिक वो एंटीमाइक्रोबियल्स हैं जिनको हम लिविंग टिश्यू या स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन. ये कहां से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से. एंटी मींस अगेंस्ट, स्टेप्टिकोस मींस प्यूट्रिफेक्शन या इन्फेक्शन को खत्म करना. देन आते हैं हमारे पास कीमोथेरेपेटिक्स. ये क्या है? दीज आर अगेन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स विच आर यूज्ड इन क्लिनिकल एप्लीकेशन टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीजेस. मतलब जो हम मार्केट में हमारे पास ड्रग्स आते हैं जो हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनमें आते हैं हमारे पास कीमोथेरेपेटिक्स. देन एक टर्म आती है जर्मिसाइड्स. दीज आर द एजेंट्स दैट एक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ये वही चीज है, रेपिटेशन नहीं हो रही है दोबारा से. दीज में बी क्लासिफाइड इनटू बैक्टीरियोसाइड्स. बैक्टीरियोसाइड्स मतलब जो बैक्टीरिया को किल करें. बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करें. स्पोरिसाइड्स जो बैक्टीरियल स्पोर्स के अगेंस्ट एक्ट करें. वायरिसाइड्स जो वायरस को किल करें. फंगिसाइड्स जो फंगस को किल करें. देन इसकी बात करते हैं हम फिर से टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स या एंटीमाइक्रोबियल्स जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ने हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. दीज कैन बी अप्लाइड टू क्यूटेनियस और म्यूकस सरफेस बिफोर सर्जरी. सर्जरी से पहले इनको यूज करते हैं स्किन के ऊपर. देन टू ट्रीट माइनर कट्स, एब्रेशंस और बर्न्स. कोई कट लग जाता है, कोई स्किन जल जाती है या कोई खरोंच आ जाती है, वहां पे भी इनको यूज किया जाता है. एक साइंटिस्ट था कोच. इसने 1865 में इसने डिस्कवर किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन डिजीजेस होती हैं.
तो कोच ने बताया कि इनका आपस में रिलेशनशिप है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और इन्फेक्शन का। उससे पहले हमें नहीं पता था कि इन्फेक्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकती है। तो उस टाइम पे हमें पता चला कि हमें कुछ ऐसे एजेंट्स की जरूरत है जो इन्फेक्शन को खत्म करें और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करें। इसके अलावा इनको कहाँ यूज किया जाता है? हॉस्पिटल्स के डिसइंफेक्शन में, स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में और सर्जिकल हैंड वॉशेस में, अलग अलग जगह पे इनको यूज किया जाता है। देन ये हमने टर्म्स कर लिए एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, जर्मिसाइड्स, सैनिटाइजर्स, सबको पता है क्या होते हैं। एक टर्म आती है केराटोलिटिक एजेंट्स, ये क्या है? स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है इनको, और जो आउटर सरफेस है स्किन की उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। Then comes the classification of antimicrobials. This classification of antimicrobials is based upon their action. किस तरह से ये एक्ट करेंगे उस हिसाब से हम इनको दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नॉन सिलेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, सेकंड इज सिलेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। सिलेक्टिव में, नॉन सिलेक्टिव में हमारे पास क्या आएंगे? जो वाइड रेंज ऑफ माइक्रोब्स के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, मतलब किसी एक तरह के बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट नहीं, बहुत सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्ट कर देते हैं और नॉन लिविंग सर्फेसिस या लिविंग टिश्यूज के ऊपर यूज करते हैं हम इनको। इसका एग्जांपल हमारे पास आ जाता है एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीबायोटिक्स। देन वी हैव सिलेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। इसमें क्या है हमारे पास? These are active against specific type of microorganisms, मतलब किसी एक या दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही ये एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। Then there is another classification of antiseptics and disinfectants based upon chemical structure. किस तरह का ये इनका स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सेकंड आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक में हमारे पास आगे चार टाइप्स हैं: हेलोजेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एसिड्स एंड मेटालिक सॉल्ट्स। हेलोजेंस में हमारे पास आयोडीन है, इसके अलग अलग कंसंट्रेशंस 2%, 3%, 5% अल्कोहल सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। देन वी हैव पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन, लुगोल सॉल्यूशन, क्लोरहेक्सिडीन, इन सब में हेलोजन है। Then we have oxidizing agents, for example hydrogen peroxide, potassium permanganate। एसिड्स एंड अल्कलीज में हमारे पास आते हैं बोरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और अमोनिया सॉल्यूशन। मेटालिक सॉल्ट्स में हमारे पास आते हैं सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड। देन वी हैव ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फर्दर चार तरह के हैं: एल्डिहाइड्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड डाइज। एल्डिहाइड्स में हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइलिन, टेट्रामीनियम भी यूज करते हैं। देन वी हैव अल्कोहल्स में इथाइल अल्कोहल है। फिनोल डेरिवेटिव्स में हमारे पास फिनोल है, क्रीसोल है, रिसोर्सिनोल है, थाइमोल है। और लास्ट हमारे पास डाइज आती हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू एंड ब्रिलियंट ग्रीन। Next is the ideal characteristics या ideal requirements for antiseptics और disinfectants। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, मतलब क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की ताकि हम उसको यूज करें। नंबर 1 इज इट शुड हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन मीन्स कि उसकी वो बहुत सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब सिर्फ एक के अगेंस्ट नहीं, जितने ज्यादा के अगेंस्ट एक्टिव होगा उतना हमें फायदा है। देन इट शुड हैव रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसका जो एक्शन है वो फास्ट होना चाहिए। शुड हैव अ स्मॉल लेटेंसी पीरियड, मतलब एक्शन स्टार्ट भी जल्दी हो जाना चाहिए। शुड हैव हाई एक्टिविटी, एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो ऐसा हो जो कंप्लीटली किल कर दे या उसको ग्रोथ को खत्म कर दे। नेक्स्ट क्वालिटी जो होनी चाहिए दैट इज इट शुड बी केमिकली रेजिस्टेंट, मतलब ऐसा कोई एजेंट ना हो जो खुद ही टूट जाए।
इट शुड हैव हाई अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, इजिली मिल जाए और कॉस्ट भी कम हो। देन इट शुड लैक लोकल इरिटेशन, मतलब कोई ऐसा एजेंट नहीं हो जब हम स्किन पे अप्लाई करें तो उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होने लगे। देन इट शुड हैव मिनिमम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर एप्लीकेशन, एब्जॉर्प्शन कम होनी चाहिए, सरफेस के ऊपर एक्शन ज्यादा होना चाहिए। हमें उसको एब्जॉर्ब नहीं कराना है, एब्जॉर्ब कराएंगे तो हो सकता है उसकी वजह से टॉक्सिसिटी आ जाए। सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन है, सरफेस के ऊपर लगाना है। देन इट शुड बी लीस्ट टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी कम होनी चाहिए। फिर कुछ टारगेट्स आते हैं कि एंटी माइक्रोबियल्स कहाँ किस किस जगह पे एक्ट करते हैं। हमने अभी बात की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई के किस जगह पे जाके एक्ट करते हैं। फर्स्ट टारगेट इज इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, डीएनए या आरएनए की सिंथेसिस रोक देंगे। डीएनए आरएनए के बिना जो बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। सेकेंड इज इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सिमिलरली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो उसका जो है फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी। इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल नहीं बनेगी तो उसका स्ट्रक्चर ही टूटेगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन, स्टीरोल्स, ये आता है एंटी फंगल्स का एक्शन, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर एक्ट करने लग जाते हैं, उससे एंटी फंगल एक्शन आता है। देन इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिक स्टेप्स, जो हमारे बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको भी इनहिबिट करते हैं। देन कम्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल्स जो है वो मोस्टली 3 तरीके से एक्ट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, सेकंड इज हेलोजिनेशन, थर्ड इज प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, उस तरह के कंपाउंड्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन या जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो इस मैकेनिज्म से काम करते हैं। होता क्या है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स cause oxidation of active functional group present in the protein or enzyme and inactivate them. For example, क्या होगा, ये जो भी प्रोटीन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन है उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे। फंक्शनल ग्रुप यूजुअली प्रोटीन के ऊपर आपके पास अमाइनो होगा, कार्बोक्सिलिक होगा या सल्फाहाइड्रल ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह के ग्रुप्स के ऊपर जाके ये इसकी ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन कराने से क्या होगा कि उसका स्ट्रक्चर में जो चेंज आ जाएगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बदल जाएगी, जिससे वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे सल्फाहाइड्रल ग्रुप। दिस इज द सल्फाहाइड्रल ग्रुप। ये एक अमीनो एसिड है, इसका नाम है सिस्टीन। सिस्टीन अमीनो एसिड में हमारे पास सल्फाहाइड्रल ग्रुप है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो प्रोटीन्स और लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, बहुत लंबी चेन्स हैं, तो उसमें कितने ही सिस्टीन लगे हो सकते हैं। मान लो 2 सिस्टीन कोई आपस ऐसे आसपास घूम रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ये सल्फाहाइड्रल ग्रुप जो है, एक सल्फाहाइड्रल ग्रुप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे एक सल्फाहाइड्रल है, ये दूसरा सल्फाहाइड्रल है। नॉर्मली इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देंगे तो वो क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करा देगा और सल्फर और सल्फर के बीच में एक बॉन्ड बनवा देगा। वो बॉन्ड इज कॉल्ड डाइसल्फाइड लिंकेज। उस बॉन्ड के बनने से क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है इसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगी। कन्फर्मेशनल चेंजेस आने की वजह से ये प्रोटीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन। सेकेंड हमारे पास आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या है, कोई भी हेलाइड या हाइपोहेलाइड लिबरेटिंग कंपाउंड यूज करते हैं, वो ये मैकेनिज्म करता है। होता कैसे है, सपोजिटली ये एक हमारे पास अमाइड लिंकेज है। अमाइड लिंकेज कहाँ होता है, एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड आपस में अमाइड लिंकेज से जुड़ा है। जब हम हेलोजिनेशन कराएंगे तो कोई भी हेलाइड या हाइपोहेलाइड ये क्या करेगा, अपना एक
हेलाइड नाइट्रोजन के साथ लगा देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे हमारे पास X जो है वो हेलाइड लग जाएगा। इसके लगने से क्या होगा, फिर से इस प्रोटीन की कन्फर्मेशन में चेंजेस आएंगे और वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। सो क्या होगा, एजेंट एड halide atom to nitrogen present at peptide linkage of protein and thereby change the conformation of protein. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म कौन से कंपाउंड्स देते हैं जिनमें हमारे पास मेटल है। मेटल एटम जो है वो क्या करते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप के साथ, जैसे हमने पिछले में किया, यहाँ पे ये सल्फाहाइड्रल ग्रुप था, तो प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स में भी क्या होगा, कोई मेटल एटम आएगा, वो जो इसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, दैट इज कॉल्ड चिलेशन ऑफ प्रोटीन। वो कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से प्रोटीन जो है फिर से इनएक्टिवेट हो जाएगा। So next is the classification of antimicrobials based upon their mechanism. अभी तक हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन की थी, अब थर्ड हमारे पास आती है based upon mechanism. First is those which give oxidation. For example, hydrogen peroxide, potassium permanganate, sodium perborate. Then we have halogenation mechanism, iodine and its derivatives, povidone iodine solution, पोटेशियम आयोडाइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इन सब में हेलाइड है, इसने हेलाइड अपना दे देना। देन वी हैव प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसमें हमारे पास कौन से कंपाउंड्स आते हैं, बोरिक एसिड, बोरेक्स, सिल्वर नाइट्रेट, मर्करी ऑक्साइड, एंटीमनी सोडियम टार्ट्रेट, अमोनिएटेड मर्करी। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मूला इज KMnO4, also known as permanganate of potash या Condes crystal और hypermanganate। ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन कम्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस में पर्पलिश ब्रॉन्ज ग्रे क्रिस्टल नीडल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट इज ऑर्डरलेस, हैज स्वीट एस्ट्रिंजेंट और मेटालिक टेस्ट, freely soluble in water and alcohol. Then comes the reactions of potassium permanganate. First reaction is with potassium iodide. जब हम KMnO4 को पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट कराते हैं, हमारे पास आता है मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम आयोडेट प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास आता है पोटेशियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस आयोडीन एंड वाटर। सेकेंड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है, हमारे पास हमने कोई ये एल्डिहाइड ले लिया, दिस इज एनहेप्टेनॉल C6H5 C6H13 CHO, ये CHO ग्रुप लगा है। इसमें जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास जो ये इसका CHO ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH बन जाएगा, C6H13 COOH और हेप्टेनोइक एसिड प्लस वाटर प्लस पोटेशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। देन थर्ड रिएक्शन आता है जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं विद कोई ऐसे एरोमेटिक रिंग के साथ जिसके ऊपर कोई ग्रुप लगा है। फॉर एग्जांपल हम टॉलुइन की एग्जांपल ले लेते हैं, इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है। जब इसमें से KMnO4 पास करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास आ जाएगा ये जो मिथाइल ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजोइक एसिड विच इज दिस C6H5COOH। इसकी ऑक्सीडेशन हो गई मिथाइल ग्रुप की, प्लस वाटर, पोटेशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। देन सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो डिकम्पोज कर जाता है इनटू मैंगनेट एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे KMnO4 किसमें टूटेगा, दिस इज कॉल्ड मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट एंड मैग्नीशियम मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस वाटर ऑक्सीजन।
Then we have preparation of potassium permanganate. First method is industrial method. इंडस्ट्रियली हम इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे और उसको हम KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी विल गेट पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 प्लस वाटर. अब इस K2MnO4 को मैंगनीज पोटेशियम मैंगनेट को हम फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा KMnO4 विच इज पोटेशियम परमैंगनेट प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. देन यही KMnO4 K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट को आगे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब भी हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट बनता है प्लस पोटेशियम कार्बोनेट एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड. उसके बाद अगर हम जो हमारे पास पोटेशियम मैंगनेट आया था K2MnO4 उसको उसमें से क्लोरीन गैस पास करवा देंगे तब भी हमारे पास KMnO4 प्लस KCl बन जाएगा. अनदर मेथड हमारे पास जो आता है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. पोटेशियम मैंगनेट को हमने HCl के साथ जब रिएक्ट कराना है तो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस KCl आ जाएगा. उसके बाद हम इसको पोटेशियम मैंगनेट को फिर से हम वाटर डाल के इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं, हीट करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तब भी हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट और KOH और हाइड्रोजन निकलेगी. नेक्स्ट आर द यूजेस. पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, डिओड्रेंट, एस्ट्रिंजेंट, एंटी इन्फेक्टिव, बैक्टीरियासाइडल एजेंट. उसके अलावा 1 to 5% हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशंस of potassium permanganate are used to clean ulcers या as in wet dressings या in baths in eczematous condition. उसके अलावा इसको हम यूज करते हैं in water treatment. Earlier it was used as bleaching agent. बहुत पहले इसको abortion इंड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता था, लेकिन अब इसको नहीं यूज किया जाता. नेक्स्ट कंपाउंड इज बोरिक एसिड. बोरिक एसिड का फॉर्मूला ये है हमारे पास H3BO3, ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन बोरेट, बोरो, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरासिक एसिड या एसिडियम बोरीसियम. अपीयरेंस सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा इसका. अपीयरेंस में इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और ग्रैनुलर सॉलिड, ऑर्डरलेस है, स्लाइट एसिडिक और बिटर टेस्ट है, sparingly soluble in water है, freely soluble in glycerin है, slightly soluble in alcohol है. Then comes the chemical properties of boric acid. First हमारे पास आता है जब हम इसको हीट करते हैं. पहले हम क्या करेंगे, वाटर में इसको सोल्यूबलाइज कर देंगे. हीट करेंगे जब हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, we'll get metaboric acid HbO2. इसमें से वाटर निकल गया, HbO2 रह गया. फिर इस मेटाबोरिक एसिड को अगर हम फर्दर हीट करते हैं एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर एक और पानी निकल जाएगा और इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, H2B4O7. इसको बोलते हैं हम टेट्राबोरिक एसिड. अब ये टेट्राबोरिक एसिड में फर्दर हम इसको अगर हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है बोरोन ट्राइऑक्साइड. सेकंड इसके बाद हमारे पास रिएक्शन आता है बोरिक एसिड का विद ग्लिसरॉल. बोरिक एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास आता है ग्लिसरोबोरिक एसिड. बोरिक एसिड पहले पानी में जब डिसॉल्व होता है तो हमारे पास BOH 4 टाइम्स आ जाता है. ये इसके साथ दो मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से जुड़ जाता है. इसको ऐसे मान के चलो, BO यहाँ पे OH था, इसने क्या किया, ये दो OH के साथ वाटर निकाल दिया और खुद यहाँ के बीच में कॉम्प्लेक्स बना दिया. इसको बोलते हैं ग्लिसरोबोरिक एसिड. नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ. जब बोरिक एसिड को हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास आता है एस्टर.
BOR बोरेट एस्टर हमारे पास आता है प्लस वाटर. Next are the methods of preparation of boric acid. Boric acid can be prepared by adding sulfuric acid and water to boiling solution of borax. ये है borax का फॉर्मूला Na2B4O7. इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर डालेंगे, हमारे पास आ जाएगा बोरिक एसिड प्लस सोडियम सल्फेट. नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आता है फिर से बोरेक्स के साथ. इसमें से जब हम HCl पास करेंगे तब भी हमारे पास बोरिक एसिड आएगा प्लस NaCl एंड वाटर. देन वी हैव, जब हम डाइबोरेन लेते हैं B2H6, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास फिर से बोरिक एसिड और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी. नेक्स्ट आर द यूजेस. बोरिक एसिड कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, बर्न्स में, कट्स में. उसके अलावा इट इज अ वीक बैक्टीरियोस्टैटिक, फंगीस्टैटिक एंड एस्ट्रिंजेंट एक्शन भी है इसका. इट इज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, जर्मिसाइड है, डस्टिंग पाउडर में यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक. इट इज अप्लाइड इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन एज आई वॉश में यूज किया जाता है इसको, वेजाइनल वॉशिंग में यूज किया जाता है. उसके अलावा इसको माउथ वॉशेस में, स्किन लोशंस में यूज किया जाता है. एज इंसेक्टिसाइड इसको यूज किया जाता है, एज बफर भी यूज किया जाता है. उसके अलावा इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एज न्यूट्रॉन पॉइजन भी कहा जाता है. न्यूट्रॉन पॉइजन क्या करता है? जब हम कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे थर्मल फिशन होती है, थर्मल फिशन को रोकने के लिए हम इसको यूज करते हैं बोरिक एसिड को. ये न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेता है. उसके अलावा इसको यूज किया जाता है एज प्रिजर्वेटिव फॉर ग्रेन्स. ग्रेन्स जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनके प्रिजर्वेशन में भी इसको यूज किया जाता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से स्टार्ट करेंगे.